Medical Matters, an awareness initiative of the Martin Dow Group. Today we have a very special guest with us, Dr. Fasiya Suhail from Ziauddin Hospital. Welcome, Dr. Fasiya. How are you? Thank you so much. My name is Dr. Fasiya Mazhar. I did my MBBS and then FCPS in internal medicine. At the moment, I'm working as a clinician at Ziauddin Hospital and doing my academics as well at the university. So thank you very much for the introduction, doctor. So आज का topic, as you would know, it's allergy and respiratory infections, right? So could you maybe shed some insights के for the viewers होते क्या, अगर एक आम इंसान को समझना है एलर्जी इन्फेक्शन क्या है, तो क्या है, किस तरीके से होता है? Not going into the causes of it yet, but आम ज़बान में एलर्जी अगर है तो कैसे होती है, क्या होती है? अगर एक आम फहम ज़बान में हम बात करें एलर्जीज़ के हवाले से, तो एलर्जीज़ की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन एलर्जी बेसिकली होता ये है कि आपकी अपनी बॉडी कुछ ख़ास किस्म की पार्टिकल्स को, या एलर्जन जिसे हम अपनी मेडिकल ज़बान में कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, फूड, खाने की कोई चीज़ हो सकती है, कोई पोलन हो सकता है, कोई ड्रग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन डेवलप करती है और उस रिएक्शन के कुछ सिम्टम्स होते हैं। डिपेंड करता है किस जगह का एलर्जी और किस चीज़ से। तो वो जो सिम्टम्स आपको उस पार्टिकल से, जो आपकी बॉडी का नहीं होता, जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स डेवलप करती है और जो सिम्टम्स डेवलप करती है, उसको हम एलर्जी कहते हैं। So how common is it and कितना do you think लोग misunderstand करते हैं and underrate करते हैं कि how severe it is and how much do you think the normal person would understand allergy कि एलर्जी है, या इसको कितना seriously हमें लेना चाहिए? एक्चुअली एलर्जीज़ के बारे में जो एज अ क्लिनिशियन आप पढ़ते हैं, एज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन आप पढ़ते हैं, वो और ग्राउंड रियलिटी पे जो आप एलर्जीज़ देख रहे हैं, ख़ास तौर पे हम जिस शहर में कराची में, बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। आजकल जो नई जनरेशन जो हम देख रहे हैं हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा है। सो एलर्जीज़ कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप ये कहिए। अच्छा, यस। सो पहले ये सोचा जाता था, और जनरल आम फहम एक मिथ भी है कि प्रॉब्ली इट्स रिलेटेड टू पोलन हो गया या कुछ इस तरह, या परफ्यूम का कोई, बट पोल्यूशन जो है और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं जो आपके खाने में यूज़ किए जा रहे होते हैं, even that इज कॉजिंग एलर्जी। सो एलर्जी कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कहा जाए, क्योंकि उसका जो एक डोमेन है जो रेस्पिरेटरी एलर्जी, इसको हम एस्थमा का नाम देते हैं, वो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। What do you think, if you were to suggest एक आम इंसान को what preventive strategies, जैसे आपने कहा पोल्यूशन है, अब पोल्यूशन तो हवा में है on a daily basis, आप निकलो, even the food quality आपको पता है जनरली कैसी होती है, so what preventive strategies do you think a normal person could use maybe to stay clear of that, या use it as a preventive measure? मुझे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये जो कोविड हमारा एरा था ना, जब लोग मास्क पहनते थे, हाँ, तो जनरल एलर्जीज कम हो गई थी। ओह, कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, बट वो कम हो गई थी। बहरहाल एक बहुत बड़ा तरीका ये हो सकता है कि मास्क को मैंडेटरी कर दिया जाए बाहर मूवमेंट में, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते ना। इफ़ यू हैव टू गो टू योर ऑफिस, आपने अपने ऑफिस जाना है, बाइक पे जाना है, जिस पे भी जाना है, आप उससे एक्सपोज होंगे। दूसरी, ये तो एक मैं पर्सनल लेवल पे बात कर रही हूँ, अवॉइड दोज थिंग्स जिससे आपको एलर्जी है, उसको आप आइडेंटिफाई करें। हर इंसान का रीज़न ऑफ एलर्जी, जैसे कुछ लोगों को एग एलर्जी है, अंडे से एलर्जी है, कुछ लोगों को सी फूड से है, मैं डाइट के हवाले से बात करूँ, और रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ में कुछ लोगों को पोलन से होती है, कुछ लोगों को किसी खास परफ्यूम से होती है, कुछ लोगों को इवन ख़वातीन में बहुत कॉमनली हमने देखा है वो जो मसाले भूनते हैं किचन में, उससे हो जाती है। सो इट डिपेंड्स, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, आप उसको अवॉइड कीजिए। अच्छा, आइडेंटिफाई जब आप कह रही हैं, तो रिएक्शन जो है उसका सिवियर होना ज़रूरी है, या किस तरीके का नौयत का रिएक्शन होना चाहिए जिसको हम फिर समझें कि अच्छा दिस इज समथिंग दैट माइट बी अ लिटिल सीरियस? आई थिंक इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स जो कि माइल्ड से सिवियर तक होते हैं, और सिवियर तो अवॉइडेबल होता ही नहीं ना। जब किसी को सिवियर एलर्जी रिएक्शन होता है, एनाफाइलैक्सिस जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, वो तो हॉस्पिटल ही आता है। लेकिन माइल्ड एलर्जीज आप देख सकते हैं, जैसे बच्चा पार्क से वापस आया, उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत कॉमन फिनोमेना है, मेरे बच्चों के साथ ये रहा। लोग कहते हैं फ्लू है, कफ है, तो कोल्ड है। वो स्नीजिंग से अर्ली मॉर्निंग बच्चे कोई या एडल्ट दोनों में, यंग एडल्ट्स में बहुत कॉमन होता है स्नीजिंग है, 15 से 20 दफ़ा छींके मारता है वो, और रनी नोज हो जाती है, तो वो एलर्जीज हैं। Okay. अब वो कहाँ से आ रही है वो आइडेंटिफाई करे इंसान खुद,
वो अगर पार्क से आ रहा है तो मुमकिन है पार्क में कोई ऐसा प्लांट है जिसके पोलन से एलर्जी हो रही है, मुमकिन है प्लांट के ऊपर कोई ऐसा जैसे कहें कि कोई स्प्रे हुआ है जिससे एलर्जी है, सही है। इसी तरह अगर घर में हो रही है तो मुमकिन है कारपेट या कर्टन में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं, वो मौजूद हैं। कैट से होती है लोगों को। तो इसका खास डायग्नोसिस क्या है, लाइक हाउ वुड वी गेट टू नो कि हमें किस चीज़ से हुआ है, रिएक्शन हो गया, ओके वी केम टू द डॉक्टर। तो सिम्टम्स हैं जी, सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद स्नीजिंग, कॉफ, स्किन रैश, एट टाइम्स फीवर। ओके, सिवियर हो तो उसमें प्रेजेंट करेगा विद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये 4-5 मेन सिम्टम्स हैं। सिवियरिटी हम सिम्टम्स पे असेस कर लेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो भी हम कराते हैं, लेकिन वो उससे पहले ही आपको पता चल जाता है इस इंसान को एलर्जी है। ब्लड टेस्ट में हम इम्यूनोग्लोबुलिन ई लेवल्स कराते हैं, ईओसिनोफिल काउंट, एक ब्लड काउंट होता है, वो बढ़ा हुआ आता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर अब आपके पास एलर्जिक प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप का डॉक्टर वो लिख देता है और करवाते हैं, उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस चीज़ से इस इंसान को प्रॉब्लम एलर्जी हो सकती है। तो ज़्यादातर आपने बताया जैसे एयर पोल्यूशन एंड एक्सटर्नल, जैसे बट इफ़ यू थिंक कि हम लोग कुछ खाएं, जैसे पर्सनली एनी टाइम आई ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक तो मुझे बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, कुड दैट मे बी अलर्ट, लाइक दैट डजंट सूट मी? या पॉसिबिलिटी है जी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इसमें। 2-3 बातें हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो जो आपने जो ड्रिंक लेते हैं, सिर्फ ड्रिंक नहीं, लोगों को, बच्चों को सिंपल और बड़ों को भी इनफैक्ट नॉर्मल खाने से भी हो जाती है। उसमें कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस खाने के अंदर क्या है, और स्पेशली वो खाना जो आप बाहर से ले रहे हैं, यू एक्चुअली डोंट नो। तो उसमें किसी भी फूड पार्टिकल से अगर आपको एलर्जी है तो उसके साथ आपको रिएक्शन होगा, और अगर गले में आ रहा है वो या नोज में आ रहा है तो फिर स्नीजिंग और सोर थ्रोट होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली किस वजह से हुई है इज़ वेरी नेसेसरी। अच्छा, तो मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू आस्क कि व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस जो एलर्जीज़ को लेके लोगों में हैं, कॉमन मिथ्स जो आपने देखी हो जो मेडिकली अप्रूव नहीं है, लाइक इट्स नॉट डॉक्टर अप्रूव्ड, बट लोग आके ये बात कहते हैं कि जी ये है तो एलर्जी हो गई है। ओके, सबसे कॉमन चीज़ जो हम एज ए क्लिनिशियन मैंने देखी है अपनी ज़िंदगी में पेशेंट्स के ऊपर, वो ये है कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम जो हमारे पास है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक एलर्जीज़ का है, यानी कि खांसी और सांस से रिलेटेड। अच्छा, हम रेस्पिरेटरी ट्रैक एलर्जीज़ को एस्थमा कहते हैं, एस्थमा, ठीक है। जनरल कॉन्सेप्ट एस्थमा के बारे में जो है वो ये है कि एस्थमा में सिर्फ सांस होता है। ओके, सही है। सो अगर किसी को सांस नहीं है तो एस्थमा नहीं है, ये एक मिथ है। सो एस्थमा विच इज़ टाइप ऑफ एलर्जी कैन प्रेजेंट विद कॉफ, खांसी के साथ। ओके, सो हमारे यहाँ जो लोगों को 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने खांसी चलती है, जो वो टीबी के लिए भी सोचते हैं, हम कहते हैं कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इवन इफ दे डोंट हैव ब्रीदिंग इश्यूज, इवन इफ दे डोंट हैव ब्रीदिंग इशू, यही एक मिथ है। और ऐसे एस्थमा को जो कॉफ के साथ प्रेजेंट करता है, इसमें इनहेलर्स का रोल है। ओके, और इनहेलर्स के वाले से एक जो टैबू बना हुआ है कि जो पंप लेगा वो अल्लाह ना करे मर जाएगा, या पंप सारी ज़िंदगी की कहानी है, व्हाट एंड व्हाट नॉट। सो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग जिसको हमें टारगेट करना पड़ता है। जिस तरह हम इंसुलिन पे डायबिटीज़ के हवाले से लोगों को समझाते हैं, इस तरह एलर्जीज़ में इनहेलर्स के हवाले से समझाते हैं। ओके, सो इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक, डिफरेंट एज ग्रुप्स आपके पास ऑब्वियस सी बात है सब आते होंगे, तो एज स्पेसिफिक कुछ फ़र्क होता है व्हेन इट कम्स टू एलर्जीज या एलर्जिक रिएक्शंस? उसमें एज स्पेसिफिक कोई कंसर्न होता है, मे बी उसका ट्रीटमेंट प्लान में कोई फ़र्क या उसके सिम्टम्स में कोई फ़र्क? जैसे हम बच्चों में वो चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जो मे बी यूजुअल सिम्टम्स हैं, तो बच्चों के अलग हैं थोड़े से, या अगर कोई ओल्ड एज का इंसान है उसके लिए द सिम्टम्स वुड मे बी डिफर। ओके, इफ़ यू गो बाय द बुक, एस्थमा और एलर्जीज और एनी काइंड ऑफ एलर्जीज आर मोर प्रोन इन यंग एज ग्रुप में। Okay. क्योंकि ज़ाहिर है वो जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसको एलर्जीज होना शुरू हो जाती हैं। बाय द टाइम वो एडल्ट होता है वो चीज़ें काफ़ी ऑब्वियस हो जाती हैं। एक चीज़ जो मैं और समझाना चाहूँगी वो ये है कि वायरसेस जो आजकल हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं, दे आर ट्रिगरिंग एलर्जीज मोर। ओके, सो कोविड के बाद जो टाइम आया है उसमें एलर्जीज हम ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कैस्केड जिससे कि अनलीश कर दिया है जिसकी वजह से एलर्जी समहाउ द अदर पब्लिक में ज़्यादा हो रही है। यू थिंक इट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद मे बी इम्यूनिटी? could be related to something related to our genes or epigenetics or something, जिसके ऊपर काम तो हो रहा है, वो कुछ दिनों बाद होपफुली चीज़ें सरफेस पे आ भी जाएंगी। लेकिन जिस तरह आपने एज के हवाले से कहा, एज नॉट रियली, बच्चों में, यंग एडल्ट्स में कॉमन होता है, बट वी आर सीइंग एडल्ट एलर्जीज एज वेल नाउ।
मतलब किसी को बचपन से एलर्जी नहीं थी, 40-50 साल की उम्र में अचानक स्टार्ट हो गई है। We seeing that तो as well. व्हाट वुड यू रिकमेंड केयर गिवर्स या पेरेंट्स के वो किस तरीके से एजुकेट करें टू टीनेजर्स एंड स्पेशली आप बिकॉज कह रही हैं कि यंग लोगों में ज़्यादा होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है, सो हाउ डू वी स्पेसिफिकली एजुकेट देम? As far as scientist जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन भी है और जो हम पढ़ते भी हैं किताबों में, और अब क्योंकि मेडिसिन इज़ ऑल द टाइम इवॉल्विंग, सो वो मेडिसिन जो हमने आज से 20 साल पहले पढ़ी थी कॉलेज में वो अब डिफरेंट है. सो व्हाट वी आर सीइंग दैट देयर आर सेट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स इन द बॉडी, जिसे हम साइटोकाइंस कहते हैं, वो रिलीज होते हैं बॉडी में. ठीक है. और वो रिलीज होते हैं थ्रू अ सर्टन स्टेप्स और रिएक्शन इन द सेल ऑफ अ बॉडी. और वो रिएक्शंस कॉज कर रहे हैं एलर्जीज. तो आपका जो प्रॉब्लम आ रही है वो जेनेटिक लेवल पे आ रही है और एनवायरनमेंट के लेवल पर आ रही है. सो जेनेटिक्स यू कैन नॉट चेंज, बट एनवायरनमेंट यू कैन. सो आई थिंक जो मेन चीज़ एज अ ऑडियंस ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ को देखिए कि हाउ सिंपल एंड नेचुरल यू कैन मेक इट. उससे एलर्जीज बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी. जैसे कराची में आपको एलर्जी ज़्यादा मिलेंगी, आप जाके गिलगित में रहें आपको एलर्जीज नहीं मिलेंगी. वाई? मे बी वो एक्सटर्नल, जैसे आपने बोला कि पोल्यूशन का. क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन ईटिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपने आप को नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्सपोज रखना, कमरों के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर, और एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी जिसे हम जी रहे हैं उसमें एलर्जीज बेइंतहा बढ़ रही हैं. और टू मच क्लीनलीनेस इज ऑल्सो कॉजिंग एलर्जीज. ये बात पता है आपको? नहीं. ओके, सो एलर्जीज़ का जो एक कॉन्सेप्ट क्लीनलीनेस के साथ भी एसोसिएटेड है वो ये है कि एक्सेसिव क्लीनलीनेस से भी एलर्जीज ज़्यादा हो जाती हैं. और उसकी रीज़न ये है कि जो नेचुरल वायरसेस और बैक्टीरिया जिससे इंसान एक्सपोज होता है उसके अगेंस्ट फाइट करता है, तो वो फिर ऐसे एलर्जेंस के अगेंस्ट उस तरह रिएक्शन नहीं शो करता. तो जब उसके पास कोई काम नहीं होता तो वही सेल्स जो एक्सटर्नल पैथोजेंस के अगेंस्ट लड़ते हैं वो आपके अपनी बॉडी के एलर्जेंस के अगेंस्ट लड़ने लगते हैं. सो इसीलिए एलर्जीज़ और ऑटो इम्यून डिजीज़ेस अब ज़्यादा मौजूद है, ज़्यादा पाई जाती है. और दूसरा ये कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्योंकि नहीं है और शहरों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, और जो हमारी डाइट है वो भी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है. तो ये सब चीज़ें जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं जिसकी वजह से एलर्जीज़ का बर्डन जो है हेल्थ केयर में बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ेगा मज़ीद अनलेस एंड अनटिल के इसके हवाले से सीरियस प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं गवर्नमेंट लेवल पे या लोकल लेवल्स पे भी. इसकी इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी है. अच्छा, इनहेलर्स का जो है वो एक आपने पहले भी जैसे मेंशन किया, एक अजीब सा टैबू है, खौफ होता है कि अगर इनहेलर प्रिस्क्राइब कर दिया है डॉक्टर ने तो है ये तो सांस के दमे की बीमारी है, ये तो बहुत एक स्टिग्मेटाइजेशन रिवॉल्व करती है इस चीज़ के अराउंड. तो उस पर थोड़ा सा इफ़ यू कुड क्लियर कि इनहेलर क्यों देते हैं, किस सूरत हाल में देते हैं, एंड हाउ नेसेसरी इट इज़ एंड हाउ अनअवॉइडेबल इट इज़, या कितना लोग उसको मिसकंसेप्शन रिवॉल्व करता है इस चीज़ के अराउंड. सो ओके, वन थिंग, एक बात मैंने पहले भी क्लियर करने की कोशिश की, वो ये कि इनहेलर्स एस्थमा के लिए नहीं होते, जो कैटेगोरिकल एस्थमा जो हमें लोग समझते हैं. जी. शॉर्टनेस ऑफ जिसमें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, खांसी के साथ रिलेटेड एलर्जीज़ और एस्थमा के साथ भी इनहेलर्स यूज़ किए जाते हैं. अच्छा, इट्स अ वंडरफुल ड्रग. मतलब मेडिसिन की जितनी भी रेवोल्यूशनरी जिसे कहें कि पोर्टल्स हैं टू डिलीवर ड्रग, एज इनहेलर्स आर द बेस्ट. जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी सांस की नाली से रिलेटेड एलर्जीज़ की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं. एक होती है नेबुलाइजर्स और एक कहते हैं इनहेलर्स. सो अगर आप ड्रग डिलीवरी के तरीक़े हैं दोनों, और इसकी ख़ास दोनों की बात ये है कि ये ब्लड में नहीं जाते, ये एयरवे में जाते हैं, आपकी सांस की नाले में वहीं एक्ट करते हैं, वहीं से निकल जाते हैं. तो ब्लड में फैलना और उसके साइड इफ़ेक्ट्स इसमें मिनिमम होते हैं. तो एक तो सबसे वंडरफुल बात इसकी है. दूसरी बात ये है कि जिस तरह नेबुलाइजेशन के लिए आप एम्प्यूल्स यूज़ करते हैं या ड्रॉप्स यूज़ करते हैं जो नेबुलाइजिंग पोर्ट के ज़रिए, मास्क के ज़रिए जाता है, उसमें ड्रग की कंसनट्रेशन और क्वांटिटी ज़्यादा होती है. इसके मुकाबले में जो इनहेलर, जो एरोसोल्स होते हैं, इसमें ड्रग की क्वांटिटी कम होती है. तो ये है. तो अगर आपकी सिविरिटी सिम्टम्स हैं तो आप नेब्स पे जाते हैं, और अगर सिविरिटी कम है तो आप इनहेलर्स पे जाते हैं.
फिर मेंटेनेंस, जब आप किसी एलर्जी को, एस्थमा को या कॉफ को लेके चल रहे होते हैं तो उसमें आप इनहेलर्स देते हैं, आप नेबुलाइजर्स नहीं देते। तो अक्सर हमारा पेशेंट भी और कॉमन लोग भी ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये आप पंप किसकी तो आदत हो जाएगी, और कहते हैं अब नेबुलाइज़र का इस्तेमाल किसी ख़ास कंडीशन में किया जाता है, उसमें पंप नहीं यूज़ किया जाता, और पंप जहाँ इस्तेमाल किया जाता है वहाँ नेबुलाइजर नहीं दिया जाता। तो पंप इज़ माइल्डर, एक कॉमन आदमी के लिए समझना ज़रूरी, पंप इज़ माइल्डर, nebulizer is intensive, and people often they see the prefer, other way around. they prefer taking inhale, they don't prefer taking inhale, they prefer taking nebulizers more. So ये कि समझ की बात है, अगर किसी ने इन्हेलर दिया तो भाई आपको हल्की दवाई दी है, बिकॉज आपको हल्की दवाई की ज़रूरत है, और वो कुछ अरसे ज़्यादा लेनी पड़ती है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप किसी एस्थमा एलर्जी को कंट्रोल कर रहे हो, कभी कभी आपको 3 महीने चाहिए होते हैं वो कैस्केड को ब्रेक करने के लिए। तो ना तो वो डिपेंडेंसी डेवलप होती है, ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, बेहतरीन दवाई है, इससे अच्छी दवाई दुनिया में बनी नहीं। अच्छा, तो बिकॉज क्योंकि एलर्जीज़ की बात हो रही है, हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को टच कर रहे थे एंड इन्हेलर स्पेसिफिक, तो अगर एक सेटिंग है जहाँ पे somebody gets an asthma attack, ठीक है, एंड इन्हेलर मौजूद नहीं है, तो बिकॉज आई वुड लाइक द व्यूअर्स टू नो कि उस सूरत हाल में किस तरीके से विद नो इन्हेलर एक्सेसिबल इमीडिएटली किस तरीके से वो केटर कर सकते हैं कि हाउ कुड अ लाइफ बी सेव्ड और द सिम्टम्स बी रिड्यूस्ड, तो हाउ वुड दैट हेल्प? तो देखिए 2-3 बातें। अगर बच्चा है, उसको समझ नहीं है कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप समझते हैं एलर्जीज कॉज कर सकती हैं, जैसे दवाइयाँ हो गई, ये सब आप, या जैसे मॉस्किटो के स्प्रेज हो गए, आप अपने दूर रखिए पहले तो। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर एस्थमा छिड़ गया है, यकीन कीजिए इन्हेलर या नेबुलाइज़र के बगैर वो रिजॉल्व नहीं होगा। सो अगर इफ़ द चाइल्ड इज़ केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, दिस माई सन हैज़ had allergy issues since childhood, and he knew how to take inhaler when he was 2. So उसको सिखा दिया मैंने, बच्चे बहुत आजकल स्मार्ट हैं। सो जिस बच्चे को एस्थमा एलर्जी का प्रॉब्लम, उसके एक्सेस में नंबर 1 इन्हेलर दीजिए और उसको इन्हेलर सिखाइए, ठीक है। माइल्ड केसेस में आप इन्हेलर और नेबुलाइजर से काम कर लें। नेबुलाइजर है उसके लिए चलाना मुश्किल है, लेकिन इन्हेलर ही, कोई इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, एंड किड्स डू लर्न इट वेरी क्विकली। अच्छा, इन्हेलर का कोई सही गलत तरीका है? नहीं, उसका तरीका है। अब तो स्पेसर की बॉटल आती है, उसके साथ आप कनेक्ट करते हैं, यू टेक इट, नॉर्मल ब्रीथ लेनी होती है, उसमें कुछ नहीं करना होता, बच्चे फ़ौरन सीख लेते हैं। लाइक जैसे बलून ब्लो करना होता है ना, स्मॉल, लाइक उसी तरह, बल्कि उससे भी कम उसमें एनर्जी लगती है। अब बहुत सिवियर कंडीशन में फिर आपको इंजेक्टेबल देना पड़ता है, वो भी घर पे नहीं अवेलेबल, तो घर के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, वेस्ट में और हमारे यहाँ भी जो एडल्ट्स हैं और उनको अगर सिवियर एलर्जी इश्यूज़ हैं, तो उसमें 2 तरीक़े किए जाते हैं। ज़्यादातर उन लोग को एक बैंड पहनाया जाता है, जिस पे एलर्जी की चीज़ जिससे उनको एलर्जी है और लिख दिया जाता है। उससे होता है क्योंकि उसमें सूरत में फिर दे कोलैप्स, सो इफ़ दे कोलैप्स, कोई मोहल्ले वाला कहीं रास्ते में कहीं बाजार में जा रहे हैं, तो वो बैंड आपको आइडेंटिफाई कर देता है कि ये एलर्जिक है, और इस चीज़ से, और वो इंजेक्शन कैरी करते हैं अपने साथ ऑल द टाइम, जो कि उस एलर्जी को रिवर्ट कर सकता है। That's how we do it. Okay, so here we wind up our session, and thank you very much, Dr. Fasiya. We were trying very hard कि हम लोग एक awareness initiative करें for all our viewers, and you were very kind to help us in this. It was a pleasure. Pleasure was mine. Thank you so much. I hope you liked the video, and stay tuned for more amazing episodes.